लेक्चर 496 अभिमान का नया रूप। सरगम जब अपने बेडरूम में खाना लेकर आए तो देव फ्रेश होकर बालकनी में खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो सब कुछ याद आया जो उसने सरगम से कहा था और तभी उसके कानों में सरगम की आवाज आई, सर खाना खा लीजिए। देव ने पलटकर सरगम को देखा और सरगम बिना किसी शिकायत के देव को देख रही थी। उसने खाना टेबल पर रखा और देव को खाना खाने के लिए एक बार फिर फोर्स किया। देव अंदर आया और सोफे पर बैठकर सरगम को देखकर बोला, तुमने खाना खाया? सरगम ने हमें गर्दन हिला दी, जबकि उसने खाना नहीं खाया था और न ही उसे खाना खाने का मन था। देव चुपचाप खाना खाने लगा। इस बीच सरगम ऐसे ही खड़ी रही, जैसे अब उसे देव से ना तो उम्मीद है और न ही शिकायत। खाना खाने के बाद सरगम प्लेट उठकर बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसने देव को देखकर कहा, सर आप अभी सोएंगे? देव ने इस बार सरगम से पूछ लिया, सरगम तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? सरगम बहुत प्यार से बोली, ठीक से तो बात कर रही हूँ। देव सरगम के करीब गया। उसने सरगम की दोनों बाजू पकड़कर लगभग झंझोरते हुए कहा, ठीक से बात नहीं कर रही हो, तुम ऐसे बात नहीं करती। सरगम बोली, सर आपका वहम है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अगर आपको सोना है तो बता दीजिए, वरना मुझे कुछ काम है। इस बार देव ने बहुत प्यार से कहा, सरगम मेरा दिमाग खराब हो रहा था, गलती तुम्हारी भी है। तुम अच्छे से जानती थी कि उस रात मेरे तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी तुमने मुझे गुनहगार ठहरा दिया। मैं उस गिल्ट में मर जा रहा था और जब मुझे पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया और वो सारा गुस्सा मैंने ऐसे निकाल दिया। सरगम प्लीज ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सरगम बोली, सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मुझे ये सब कृष भैया ने करने के लिए कहा था और मुझसे गलती हो गई कि मैं कृष भैया की बातों में आ गई। पर आपकी गिल्ट मत कीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप सोएंगे? देव ने सरगम को लगभग झंझोरते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? मैं तुमसे यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम एक ही बात के पीछे पड़ी हो। इस बार सरगम ने भी नम आंखों से कहा, मैं जिस काम के लिए यहाँ हूँ अपना वही काम तो कर रही हूँ, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? आपको सोना है तो बता दीजिए, वरना मुझे भी काम है। देव ने सरगम के गाल पर अपना एक हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। कुछ बोला नहीं, बस अपनी पकड़ मजबूत कर दी। देव को इतना गिल्ट तो तब नहीं हुआ जब वो सरगम के झूठ का शिकार हुआ था, जितना आज हो रहा था। सरगम अपने आप को रोने से रोकना चाहती थी, फिर भी एक आंसू उसकी आंख से टपक ही रहा था। सरगम ने एक बार फिर भरे गले से पूछा, सर बता दीजिए सोएंगे कि नहीं? देव ने अगले ही पल सरगम को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर आया। सरगम भी अपने आंसू कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी उसकी आंखों में पानी आ चुका था। देव ने सरगम को बहुत प्यार से बेड पर लेटाया और खुद उसके पास लेट गया। उसने सरगम को अपने ऊपर लेटा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, सोना है। लेकिन ऐसे देव कभी सरगम के साथ ऐसे नहीं सोता था। सरगम थोड़ी देर तक देव के बालों को सहलाती थी और देव सो जाता था, लेकिन आज देव को समझ आ रहा था कि उसे सरगम की नहीं बल्कि सरगम को उसकी जरूरत है। बेशक सरगम उस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मन ही मन बहुत परेशान हो चुकी है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस करते करते सरगम पूरी तरीके से थक चुकी है। सरगम भी कुछ नहीं बोली, वो सच में बहुत थक गई थी। उसने भी अपना सिर देव के सीने पर रख लिया और देव बहुत देर तक सरगम के बालों को सहलाता रहा और थोड़ी देर में सरगम सो गई। देव ने झुककर सरगम के बालों को चूम लिया और अपनी पकड़ टाइट कर दी। सरगम तो सो गई, लेकिन देव को नींद नहीं आई। वो अच्छे से जानता था कि उसे सरगम ही सुला सकती है और आज उसने अपनी नींद सैक्रिफाइस कर दी। थोड़ी देर में उसने सरगम को धीरे से बेड पर लेटाया, उसके माथे को चुमा, ब्लैंकेट से उसे ठीक से कवर किया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आज रात को सोने वाला है नहीं। कल रात भी नहीं सोया था और आज रात भी नहीं सो पाएगा।
जिस वजह से देव के सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। फिर भी उसने आज अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। दूसरी तरफ अभिमान सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल पर उंगलियां चल रहा था। आराध्या जो कि सोने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो बैठकर अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को, कब खत्म होगा तुम्हारा काम? मैं ऐसे लाइट जलाकर नहीं सो सकती। अभिमान बोला, अंडरस्को, बस होने वाला है, 2 मिनट। आराध्या बेड से उठकर अभिमान के पास आकर बैठ गई। उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने हैरानी से अभिमान को देखा और मुंह पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, ये क्या देख रहे हो? अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम जो ये बाहर का अचार खाती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अचार बनाना सीख रहा हूँ। अभिमान की बात सुनकर आराध्या की हंसी छूट गई। आराध्या जोर जोर से हंसने लगी। अभिमान कुछ सेकंड के लिए तो आराध्या की हंसी में ही खो गया। उसने नोटिस किया कि जब से उसकी और आराध्या की शादी हुई, तब से लेकर अब जाकर आराध्या खुलकर हंस रही है। आराध्या तो हंसते हंसते सोफे पर ही लोटपोट हो रही थी। अभिमान ने आराध्या को संभालते हुए कहा, अंडरस्को, ए गिलहरी, थोड़ा धीरे हंसो, पागल हो गई हो क्या? सब जग जाएंगे और फिर तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आकर मेरा ही कर फोड़ेंगे। लेकिन आराध्या उसे तो खुद को संभाला नहीं जा रहा था। संभालते भी कैसे? अभिमान था बिजनेस टायकून जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता। वो अचार बनाने की रेसिपी देख रहा था, वो भी आराध्या के लिए। फाइनली कुछ सेकंड हंसने के बाद आराध्या शांत हुई। उसने अभिमान को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, अब तुम मेरे लिए अचार बनाओगे? अभिमान ने आराध्या की आंखों में देखा और बोला, अंडरस्को, इस वहम में मत रहना कि मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अचार खाने का मन करता है, तो मैं जो कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए आराध्या की हंसी गायब हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद अभिमान उसे कह देगा कि नहीं, मैं जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, लेकिन एक बार फिर अभिमान ने आराध्या का दिल तोड़ दिया। आराध्या ने ये बात इग्नोर कर दी और फिर अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को, अच्छा तो बताओ, अचार बनाना आ गया? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, और क्या तुम अपने पति को क्या समझती हो कि उसे बस लैपटॉप चलाना आता है, बिजनेस करना आता है? नहीं, अचार बनाना भी आता है। चलो किचन में तुम्हारे लिए अचार बनाता हूँ, 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर तुम आराम से खा लेना। लेकिन प्लीज घर के बाहर का अचार मत खाया करो, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। आराध्या बोली, अंडरस्को, अचार तो बड़ी माँ ने भी बनाया है, बड़ी माँ से क्यों नहीं मांग लेते? अभिमान बोला, अंडरस्को, बड़े पापा भी तो खाते हैं, फिर उन्हें कम पड़ जाएगा। आराध्या ने नोटिस किया कि अभिमान दिखाता नहीं है, लेकिन केयर सबकी करता है। आराध्या बोली, अंडरस्को, अगर बड़े पापा को कम पड़ गया तो बड़ी माँ और बना लेगी। अभिमान सोफे से खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, अब क्या मैं बड़ी माँ को परेशान करूं? चलो हम भी अचार बनाते हैं। आराध्या भी खड़े होकर बोली, अंडरस्को, हम मतलब? अभिमान ने इरिटेट होकर कहा, अंडरस्को, मतलब मैं बनाऊंगा, तुम वहां खड़ी रहना। आराध्या बोली, अंडरस्को, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे खड़ा नहीं रहना। अभिमान ने बहुत हक से आराध्या का हाथ पकड़ा, उसे कमरे से बाहर खींचता हुआ बोला, अंडरस्को, चुपचाप चलो, मैं अकेले किचन में काम नहीं करूंगा। अभिमान आराध्या को लेकर किचन में आ गया। आराध्या तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिमान का ये रूप पहले देखा ही नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए इतना पजेसिव है कि अचार जैसी रेसिपी को देखकर अचार भी बना देगा। आराध्या जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गई और अभिमान किचन में से आम लेकर आया। फिर उसने एक एक करके आम को काटा और तब तक आराध्या अभिमान को एकटक देखते ही रही। अभिमान सच में बहुत हैंडसम था, लेकिन था बहुत अकड़ू और घमंडी। पता नहीं अपने बच्चे के लिए इतना नॉर्मल कैसे बन गया था। आराध्या को एक एक करके अभिमान के साथ हुई सारी मुलाकात याद आने लगी और उसका ध्यान तब टूटा जब उसे वो रात याद आई जब अभिमान और आराध्या एक दूसरे के करीब आए थे। आराध्या के चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। थोड़ी देर बाद अभिमान बोला, अंडरस्को, अब बैठी क्यों हो?
जाओ, जाकर तेल लेकर आओ, शायद इसमें तेल कम पड़ गया। आराध्या ने अभिमान को देखा, जो एक बड़े से बर्तन में अचार को मिक्स कर रहा था। आराध्या चुपचाप उठकर किचन में चली गई और तेल लेकर आई। उसने अभिमान के कहने अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालना शुरू किया और आखिरकार अभिमान ने उसे तेल डालने के लिए मना कर दिया। आराध्या तेल वापस रख कर आ गई। थोड़ी देर बाद अभिमान ने अचार को एक डब्बे में रखकर किचन में चला गया। उसने वहां जाकर अपने हाथ धोए और डब्बा आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ये हो गया तुम्हारा अचार। अब तुम बाहर का अचार बिल्कुल नहीं खाओगी, जैसा भी है इसे ही खाना पड़ेगा और इतना ही अचार मिलेगा। हफ्ते भर में खाने लायक हो जाएगा, तो एक हफ्ते बाद खाना शुरू कर सकती हो। आराध्या ने मुस्कुराकर एक बार अभिमान को देखा और एक बार अचार को, फिर अभिमान के कंधे पर हल्का सा थपथपाकर बोली, अंडरस्को, क्या बात है, आप तो दादी अम्मा की तरह अचार भी बना लेते हैं। अभिमान ने अपना सिर हल्का सा झुककर कहा, अंडरस्को, हाँ गिलहरी, मैं सारे काम कर लेता हूँ। खैर चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। अभिमान आराध्या को लेकर कमरे में आ गया। उसने बहुत प्यार से आराध्या को बेड पर सुला दिया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। अभिमान ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, आराध्या को नहीं। कुछ देर तक आराध्या अपने और अभिमान के रिश्ते के बारे में सोचती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह सीनियर रघुवंशी वंदना और डैनी के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। राजवीर ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, चाचू ऐसे खड़े रहना अच्छा लग रहा है क्या? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, तो खड़ा क्यों है, जा जाकर डाइनिंग टेबल से चेयर लिया और बैठ जा। लगता है तेरे पैर को ज्यादा ही दर्द करने लगते हैं। रूही अपने पति का ध्यान नहीं रखती। राजवीर ने अपनी हथेली ने अपने माथे पर मार ली और शिवाय दिव्यांश को हंसी आ गई। शिवाय बोला, अंडरस्को, चाचू वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, वो क्या कह रहा है और मैं क्या समझ रहा हूँ? शिवाय ने कहा, अंडरस्को, यही कि हम लोग ऐसे वंदना और डैनी के कमरे के बाहर खड़े हैं, आपको अजीब नहीं लग रहा? हर्षवर्धन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। बस मैं जल्दी से डैनी और वंदना को साथ में देखना चाहता हूँ। मुझे तो कल रात ठीक से नींद भी नहीं आई। शिवाय भी खुद में बड़बड़ाया, अंडरस्को, नींद तो मुझे भी नहीं आई। हर्षवर्धन थोड़ा आगे आया। उसने अपना कान डैनी के कमरे के दरवाजे पर लगाया, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुनाई देगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और तभी डैनी ने गेट खोल दिया। जैसे ही डैनी ने गेट खोला, वैसे ही सारे सीनियर रघुवंशी की सांस रुक गई। जबकि डैनी हैरानी से सबको देख रहा था। उसने बस अपने कंधे उचकाए, जैसे पूछना चाहता हो, अंडरस्को, सुबह सुबह सीनियर रघुवंशी मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आर्या ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को, डैनी वो क्या है ना, हम सब जानना चाहते हैं कि वंदना ठीक है या नहीं। डैनी ने सबको अंदर आने का इशारा किया। सब अंदर आ गए। वंदना अभी भी सो रही थी। डैनी बोला, अंडरस्को, वो अभी सो रही है। अवनीत ने कहा था होश आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। सुबह ही अवनीत से बात हुई थी। अवनीत बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी उठ जाएगी। 497 यार, गलती ही कर दी इसे छेड़ के। सीनियर रघुवंशी अब भी वंदना और डैनी के कमरे में थी, आपस में बात कर रही थी। डैनी भी हाथ बांधे सबकी बातें सुन रहा था और तभी आर्या ने महसूस किया जैसे वंदना उठने वाली है। आर्या ने शिवाय की बाजू पकड़कर उसे जोर जोर से हिला दिया। शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा और बोला, अंडरस्को, पागल हो गई, छुई मुई ऐसे क्यों हिला रही हो? आर्या ने शिवाय के गाल पर हाथ रखा और उसका चेहरा वंदना की ओर घुमा दिया। उसने भी नोटिस किया जैसे वंदना धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। आर्या और शिवाय दोनों ही खड़े हो गए। दोनों ही वंदना की तरफ एक कदम बढ़े और पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या और शिवाय के पीछे खड़ी थी। सब वंदना को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं वंदना नींद से जागेगी तो क्या हो जाएगा। सबको देखकर लग रहा था कि वो कितने एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि वंदना ठीक है या नहीं। वंदना ने भी धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने सबसे पहले डैनी आया।
वंदना ने डैनी को देखा और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को गुड मॉर्निंग मेडिक के पापा। डैनी की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसे समझ में आ गया कि वंदना ने उसे पहचान लिया। डैनी भी वंदना के पास ही बैठ गया। उसने वंदना के माथे को चूमकर बहुत प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को गुड मॉर्निंग वंदना, उठ जाओ। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाए और उठकर बैठ गई, लेकिन तभी उसकी जोरों से चीख निकली, क्योंकि पूरी रघुवंशी फैमिली उसके कमरे में खड़ी थी। वंदना इतनी जोर से चीखी थी कि सबने अपने कान में उंगली डाल ली। अगले ही पल वंदना डर के मारे डैनी के सीने से चिपक गई। डैनी को भी हल्की सी हंसी आ गई और उसने वंदना पर अपनी बाहें लपेट दी और उसे शांत करवाते हुए कहा, अंडरस्को चिल्ला क्यों रही हो। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों खड़े हैं, वो भी हमारे कमरे में। डैनी ने हल्का सा वंदना के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्को देखो तो सही इनमें से कितने लोगों को तो तुम जानती भी हो। डैनी के कहने पर वंदना ने शिवाय की ओर देखा और वो शिवाय को पहचान गई। फिर उसने आर्या की तरफ देखा, उसने आर्या को भी पहचान लिया, बाकी उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर उसने सबको कई साल पहले देखा था, पहचानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन शिवाय और आर्या को वो ज्यादातर मिलती रहती थी, इसलिए उन दोनों को उसने आराम से पहचान लिया। वंदना ने अपनी एक उंगली को उठाकर आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को ये तो आर्या मैडम है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवाय की तरफ उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को ये शिवाय सर है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो सबको देखने लगी, लेकिन उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था। उसने हर्षवर्धन की तरफ उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को ये शायद रजावत साहब है। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को ये राजावत साहब नहीं है, चाचू है, हर्षवर्धन चाचू। वंदना ने हमें गर्दन हिलाए और बोली, अंडरस्को अच्छा हाँ शिवाय सर के चाचू। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडरस्को सिर्फ शिवाय सर का चाचू नहीं हूँ, सबका चाचू हूँ, जगत चाचू हो गया हूँ मैं। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे। सीनियर रघुवंशी खुश थे कि वंदना ठीक हो गई है और उसने सबको पहचान लिया। वंदना ने फिर डैनी को देखकर कहा, अंडरस्को हमारे बच्चे कहाँ हैं? डैनी के पास अब जवाब नहीं था। वंदना ने फिर पूछा, अंडरस्को कहाँ है अनिरुद्ध और आराध्या? उन्हें स्कूल भी तो जाना है। मैं सोच रही हूँ आराध्या को भी प्ले स्कूल में डाल दूँ। कल उसकी टीचर से बात करके आई थी, उसने कहा है कि वो 2 साल के बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं। अब जाकर डैनी के चेहरे पर शिकन आ गई। वो समझ गया कि वंदना अब भी उस वक्त में जी रही है जिस वक्त वो वंदना से दूर हुआ था। डैनी कुछ बोल नहीं रहा था और पूरी सीनियर रघुवंशी भी थोड़ा सा परेशान हो गई। कुछ देर तक शिवाय वंदना को ही देखता रहा, फिर ना जाने क्या सोचकर वो बोला, अंडरस्को वंदना तुम भूल गई, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए। वंदना हैरानी से शिवाय को देखकर बोली, अंडरस्को कैसी बातें करते हो सर? मेरे बच्चे तो छोटे हैं, बड़े कैसे हो गए? शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई और अब वो माँ बनने वाली है। मेरे बेटे से तो हुई है तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारा बेटा वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, हमारी ही कंपनी में जॉब करता है। अब देखो वंदना मेरे साथ मजाक तो मत करो, मेरा तुम्हारा ऐसा तो रिश्ता नहीं है कि तुम मजाक करोगी। वंदना ने अपना सिर पकड़ लिया और डैनी को हैरानी से देखने लगी। डैनी बोला, अंडरस्को सही तो कह रहे हैं सर, सच में हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, तुम क्या मजाक कर रही हो? शिवाय समझ गया था कि एक यही वक्त है जब वो वंदना को यकीन दिला सकते हैं कि उसके बच्चे बड़े हो गए, वरना हो सकता था कि वंदना उसी वक्त में जीती रहती। वंदना ने हैरानी से आर्या को देखा तो आर्या बोली, अंडरस्को वंदना शिवाय और डैनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था? वंदना ने आंखें बंद की तो उसे कुछ याद आया कि उसने अपने हाथों से आराध्या का हाथ अभिमान के हाथ में रखा था। हालांकि वो उस वक्त मेंटली अपसेट थी, लेकिन फिर भी उसे वो यादें हिट कर गई। वंदना कुछ सोचने लगी और तभी शिवाय ने फिर कहा,
वंदना भूल गई क्या? अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारी बेटी की शादी हुई है। वंदना हैरानी से डैनी को देखने लगी और डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वंदना को लगा कि सब सच बोल रहे हैं और वहीं कुछ भूल गई है। सबके सामने एम्बेरस नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। क्योंकि उसे लगा सब सही है, उसे ही शायद कुछ याद नहीं आ रहा। डैनी ने एक बार फिर वंदना का सिर अपने सीने पर रखा और उसके बालों को चूमकर बोला, चलो अपने घर चलते हैं, 2 दिन से यही है। आर्या बोली, रुक जाओ, आराध्या से मिलकर जाना। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसे नहीं, मैं पहले अपनी वंदना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बेटी से भी मिलेंगे, आप समझ रहे या ना? शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी। वो समझ गया कि पहले आराध्या को वंदना की हालत के बारे में बताना होगा, उसके बाद ही आराध्या और वंदना का मिलना ठीक है। लेकिन तभी वंदना ने कहा, क्यों हम आराध्या से नहीं मिलेंगे? डैनी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, आराध्या अपने पति के साथ घूमने गई है। वंदना बोली, लेकिन अभी तो आर्या मैडम ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। डैनी बोला, हाँ तो क्या प्रेगनेंसी में घूम नहीं सकते? वंदना ने हमें गर्दन हिला दी। डैनी ने वंदना को बैग से हाथ पकड़कर उठाया और फिर सबको देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, नाश्ता तो कर ले। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं चाचू, बहुत मुश्किल से ये दिन देखने को मिला है, समझने की कोशिश करो। हर्षवर्धन ने हमें गर्दन हिला दी और डैनी वंदना को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पूरी रघुवंशी फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार वो जिसका इंतजार कर रहे थे वो हो गया था। खासकर शिवाय, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कितना बोझ उतर गया हो। दूसरी तरफ देव ने पूरी रात काम किया। अब उसका सिर का दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था, लेकिन वो सरगम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने एक नज़र सरगम को देखा और फिर कमरे से निकलकर जिम एरिया की ओर चला गया। करीब 1 घंटे बाद देव जब कमरे में आया तो वहां सरगम नहीं थी। देव भी फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में चला गया, जहां सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन वहां सरगम नहीं थी। देव ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, माँ सरगम कहाँ है? दृष्टि ने कहा, सरगम तो सुबह सुबह ही चली गई, कह रही थी उसे कुछ काम है। देव का चेहरा फिर से उदास हो गया। दृष्टि ने देव को नाश्ता परोसते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ, सरगम से बात नहीं हुई? देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए धीरे से ही कहा, माँ वो बात ही नहीं करती, शांत हो गई है। दृष्टि देव के पास बैठ गई और फिर उसकी थाली में सब्जी परोसते हुए बोली, उसने कल रात खाना भी नहीं खाया, तूने उसे खाना तो खिला दिया ना? देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने पूछा था, उसने कहा कि खा लिया। दृष्टि बोली, देव तुम ऐसे ही ढील देते रहे तो तुम्हारे उसके बीच में और ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, तुम उससे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? देव बोला, माँ वो बात करें, जवाब दे तभी तो बात करूं। दृष्टि ने देव के बालों में हल्का सा हाथ फेर कर प्यार से कहा, तेरा रिश्ता तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसे सुलझा सकता है, डील क्रैक करता है ना? देव ने हमें गर्दन हिला दी। दृष्टि बोली, तो समझ ले, तेरे और सरगम के बीच में भी एक डील है जो तुझे क्रैक करनी है और सरगम को हमेशा के लिए अपना बनाना है। देव ने हमें गर्दन हिला दी और दृष्टि वहां से उठकर दिव्यांश के पास जाकर नाश्ता परोसने लगी। दिव्यांश ने भी धीरे से कहा, क्या पट्टी पड़ा रही हो मेरे बेटे को? दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, अपने बेटे को अपना एक गुण तो दे देते, उसे बता तो देते कि बीवी को कैसे मनाते हैं। आपने तो मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन आपका बेटा एक नंबर का ढीला है। दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि की ओर देखकर कहा, यार तुम्हारी हर बात का ठीकरा मेरे ऊपर ही क्यों फूटता है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? दृष्टि गुस्से में देव की थाली में पराठे को रखते हुए बोली, आप कुछ मत करना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस की नहीं है कुछ करना,
आपके पास टाइम ही कहाँ है कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर 2 बात कर ले। दिव्यांश धीरे से अपना पराठा खाता हुआ बड़बड़ाया, यार गलती ही कर दी इसे छेड़ के। दृष्टि ने सुन लिया और वो दिव्यांश को देखकर छोटी आंखें करके बोली, मिस्टर रघुवंशी मुझसे बात करके आपको गलती लगती है। दिव्यांश ने अपना सिर डाइनिंग टेबल पर रख लिया और फिर थोड़ा सा उठाकर दृष्टि की ओर देखकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। दृष्टि आंख दिखाकर बोली, मतलब तो यही था। दिव्यांश ने छोटा सा मुंह बना लिया। दिव्यांश ने सबको देखा जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। उसने फिर दृष्टि की बाजू को पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बहुत प्यार से और धीरे से बोला, शिकंजी ये क्या बात हुई, तुम मुझे और मेरे बेटे को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। एक से गुस्सा होती हो और एक से प्यार से बात करती हो। दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, सरगम और देव के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ और उनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं कभी दादी माँ नहीं बन पाऊंगी। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या दादी माँ बनने के चक्कर में अपने पति से झगड़ा कर लोगी? बाल गोपाल जब चाहेंगे तभी तो सब कुछ होगा। दृष्टि ने कुछ सोचकर दिव्यांश को देखकर कहा, देव को कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं देते? दिव्यांश बोला, मैंने मना कब किया है? लेकिन तुम्हारे बेटे का मन नहीं लगता बिना काम किए। सारे बच्चों में सबसे ज्यादा काम देव ही करता है। अभिमान थोड़ा स्मार्ट वर्क करता है लेकिन काम ज्यादा देव ही करता है। अचानक की दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसने दृष्टि के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, चलो ना, मैं और तुम कहीं घूमने चलते हैं। ये सुनकर दृष्टि के गाल हल्के से लाल हुए और उसने दिव्यांश को घूर कर देखा और बोली, इस उम्र में? दिव्यांश बोला, मैं तो जवान हूँ और तुम भी देखने में ठीक ठाक हो। चलते हैं, बच्चों का क्या है, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन रहेंगे तो साथ में ही। दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नामे गर्दन हिलाकर बहुत प्यार से कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली समझे। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और देव को जाकर नाश्ता परोसने लगी। दिव्यांश भी खुद में ही बड़बड़ाया, चलो मेरी शिकंजी का मूड कुछ तो ठीक हुआ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने अभी अभी शिवांगी को नाश्ता करवाया था। अनिरुद्ध का फोन वाइब्रेट हुआ और वो फोन लेकर हॉल की तरफ चला गया। 5 मिनट बाद जब वापस आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवांगी ने पूरा डाइनिंग टेबल साफ कर दिया था। सारे बर्तन सिंक में रख दिए थे और वो अब बर्तन धो रही थी। अनिरुद्ध तो आंखें फाड़े शिवांगी को ही देख रहा था। फिर वो बोला, तितली ये क्या कर रही हो? 498 तितली इंटेलिजेंट, इसीलिए अपने आप। शिवांगी ने मुस्कुरा कर कहा, अनिरुद्ध की हेल्प कर रही हूँ। अनिरुद्ध ने हाथ बांधे और बोला, और तुम्हें किसने कहा मेरी हेल्प करने के लिए? शिवांगी ने अब तक बर्तन धो लिए थे और वो अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर ने बोला तितली इंटेलिजेंट, इसीलिए अपने आप। शिवांगी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई क्योंकि उसे अभी लैंग्वेज की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन अनिरुद्ध समझ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने एक हाथ से शिवांगी का चेहरा पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, हाँ तितली बहुत इंटेलिजेंट है, अब जाओ तैयार होकर आओ, हॉस्पिटल जाना है। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने किचन को देखा जो साफ था। अनिरुद्ध बोला, चलो अच्छा है, मेरी हेल्प भी कर दिया करेगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्लैट से निकल गए। दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पूरी रघुवंशी फैमिली किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रही थी और तभी कृष ने केबिन का गेट खोला और सबको देखकर बोला, मुझे क्यों बुलाया है? हर्षवर्धन ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारी और बानी की शादी होने वाली है। ये सुनकर कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। कृष ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, पापा मैं बानी से शादी नहीं करूंगा। मैं उसके लिए सिंपैथी रखता हूँ कि उसके पापा मिल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर। इतना कहकर कृष वहां से जाने लगा और तभी शिवाय बोला, कृष वापस आओ। कृष वापस नहीं आना चाहता था
लेकिन अपने घर के बड़ों की बात भी नहीं टालता था। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को शिवाय भाई, मैं बानी से शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। शिवाय बोला, अंडरस्को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा ने कोई डिसीजन लिया है तो सोचकर ही लिया होगा। बानी को तुम बचपन से जानते हो, अच्छी लड़की है वो, शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। कृष ने युग की तरफ देखा, लेकिन युग ने मजाक में ही कहा, अंडरस्को हाँ हाँ शिवाय मामू ठीक तो कह रहे हैं, अच्छी लड़की है, शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है। कृष ने दांत पीसते हुए युग को देखा और बोला, अंडरस्को तो तू क्यों नहीं शादी कर लेता। तू कर लेना, इन सबको तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन तुझे तो समझा सकता हूँ। तू तो जानता है ना कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहता। सब युग की तरफ देखने लगे, इस उम्मीद में कि शायद युग उन्हें कुछ बताए। युग ने कंधे उचका कर कहा, अंडरस्को मुझे कुछ नहीं पता कि ये शादी से इनकार क्यों कर रहा है, लेकिन भाई बानी को मेरे गले में मत डालना। मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बानी से शादी कर लूंगा। वो क्या है ना, बानी मेरे टाइप की नहीं है। मतलब वो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसे देखकर मुझे वो फीलिंग नहीं आती। और चलो आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी उससे शादी कर भी दी, तो मेरे दिमाग में तो यही रहेगा ना कि बानी मुझे छोड़कर मेरे चाचू को प्यार करती है। मैं उसे चाची की नजरों से देख चुका हूँ, तो मेरी तरफ मत देखो। कृष को गुस्सा आ रहा था, इतना कि उसका मन कर रहा था युग के मुंह पर एक पंच दे मारे, लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो युग को पीट देता। कृष ने एक गहरी सांस ली और सबको देखकर बोला, अंडरस्को प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बानी से शादी नहीं करना चाहता। इस बार दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हें बानी से ही करनी होगी। कोई लड़की है तो बता दो। कृष बोला, अंडरस्को हाँ है कोई लड़की, बस सुन लिया, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वो भी कॉलेज जाती है, जैसे उसका कॉलेज खत्म होगा आप सबसे मिलवा दूंगा, अब मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर कृष वापस से जाने लगा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत गर्म हो रहा था। इतने में राजवीर बोला, अंडरस्को कॉलेज खत्म होने के बाद नहीं तुम उसे अभी मिलाओगे। ये सुनकर कृष एक बार फिर रुक गया, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अब भी अपने और मीरा के रिश्ते को सबके सामने लाने में शर्म आ रही थी। ऊपर से उसने कभी मीरा से पूछा भी नहीं कि वो क्या चाहती है, सच में मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। उसने तो सोचा था मीरा को प्रपोज करेगा, उसके बाद हीर को सबसे पहले बताएगा और हीर सबको बता देगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पुलटा होता जा रहा था। कृष ने पलटकर राजवीर को देखा और बोला, अंडरस्को जीजू आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने कह दिया ना मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इस बार हर्षवर्धन ने थोड़ा सा सख्ती से कहा, अंडरस्को कृष झूठ मत बोलो, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने साफ इनकार किया था कि तुम किसी लड़की को नहीं जानते। अब तुम शादी से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो। समझने की कोशिश करो, ये शादी नहीं हुई तो किसी की जिंदगी और मौत पर बन आएगी। हाथ जोड़कर कहता हूँ अपने पापा की इज्जत रख लो और शादी के लिए हाँ कह दो। कृष ने भी हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को पापा आप समझते क्यों नहीं, मैं नहीं करना चाहता बानी से शादी, मैं सच में किसी लड़की को पसंद करता हूँ। इस बार शिवाय ने कहा, अंडरस्को तो ठीक है, उस लड़की को हमारे सामने लेकर आ जाओ, अगर हमें सब कुछ सही लगेगा तो हम तुम्हारी शादी बानी से नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने युग को देखा तो युग अपनी चेयर से खड़ा हो गया और सबको देखकर बोला, अंडरस्को बानी की शादी कृष से हो या ना हो, मैं बानी से शादी नहीं करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता आप सब बानी को रघुवंशी फैमिली की ही बहू बनाने के ऊपर क्यों तुले हुए हो। शिवाय ने युग को उंगली दिखाए और चुप रहने का इशारा किया और फिर कृष को देखकर बोला, अंडरस्को तुम जाओ, जिस लड़की से प्यार करते हो उसे लेकर आओ। कृष्ण हमें गर्दन हिलाए और चला गया। हालांकि वो तो ये भी नहीं जानता था मीरा उसे प्यार करती भी है या नहीं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो मीरा को सबसे मिलवा देगा और यही सोचकर वो ऑफिस से बाहर चला गया और उसने बाइक मीरा के कॉलेज के बाहर रोकी।
कृष ने आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मीरा को प्रपोज भी करेगा और उसे फैमिली के सामने लेकर भी जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसे यही तो कहेंगे कि उसने अपने से 8 साल छोटी लड़की पसंद की है। वो ताने सुन लेगा लेकिन बानी से शादी नहीं करेगा। यही सोचकर उसने अपना फोन निकाला और मीरा को कॉल किया, लेकिन मीरा नहीं कृष का फोन रिसीव नहीं किया। कृष ने बाइक पार्किंग में खड़ी की और कॉलेज के अंदर चला गया। उसने हर जगह मीरा को ढूंढा लेकिन उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने फिर से मीरा को कॉल किया, इस बार भी मीरा का फोन बिजी जा रहा था। कृष पिछले आधे घंटे से मीरा को कॉल कर रहा था, लेकिन इस बार शायद किस्मत कृष के साथ नहीं थी, इसलिए उसकी बात मीरा से हुई नहीं। कृष ने सोचा कि क्यों ना वो मीरा को कॉलेज में ही ढूंढ ले। मीरा को कॉलेज में ढूंढने लगा, लेकिन मीरा कॉलेज में कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसने सोचा कि वो रात को ही मीरा से बात कर लेगा और यही सोचकर वो कॉलेज से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर गई, जहां मीरा किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी और ये नज़ारा देखकर कृष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि मीरा कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात लड़कों से भी होती है, और हो ना हो किसी लड़के को उसने दोस्त भी बना लिया हो सकता है कि मीरा की मासूमियत देखकर कोई लड़का उससे प्यार करने लगा हो। न जाने ऐसे कितने ही ख्याल कृष के दिमाग में घूमने लगे। वो मीरा और उस लड़के को देख रहा था, उसे दोनों की ही शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों ही किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके लगा रहे थे और तभी उस लड़के ने मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे किया और मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल मीरा ने उस लड़के के हथेली पर किस कर दिया और ये नज़ारा देखकर कृष लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसने सपने में भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मीरा इतनी डेयरिंग है कि किसी लड़के को किस कर लेगी, वो भी कॉलेज में जहां आसपास कितने ही लड़के लड़कियां खड़े हुए थे। कृष दोनों को ही देख रहा था, ऐसा लग रहा था उसका दिल जोरों से धड़क धड़क कर बाहर आ जाएगा। कृष कुछ सोचकर मीरा की तरफ बढ़ने लगा और तभी वो लड़का उठकर कृष की तरफ आता दिखाई दिया। जैसे जैसे वो लड़का कृष की ओर आ रहा था वैसे वैसे कृष की आंखें हैरानी से फैल रही थी। वो लड़का कोई और नहीं अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को मीरा के साथ देखकर कृष के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया, जबकि अनिरुद्ध तो शिवांगी के साथ बैठा था। शिवांगी और मीरा देखने में एक जैसी ही लगती थी, दोनों के बाल भी उतने ही लंबे थे। कृष बहुत दूर से शिवांगी को देख रहा था, इसलिए उसे लगा कि वो मीरा है। अनिरुद्ध ने कृष को देखकर कहा, अंडरस्को तुम यहाँ कॉलेज में? कृष कुछ बोला नहीं, उसने ये बात मान ली कि मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध ने युग की बाइक मांगी थी, यानी हो ना हो अनिरुद्ध मीरा से प्यार करता है। अनिरुद्ध की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो किसी लड़की को डेट करके छोड़ेगा नहीं, बल्कि उससे शादी कर लेगा। कृष ने हमेशा अनिरुद्ध की तारीफ ही सुनी थी और वो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की इज्जत भी करता था। आज उसका दिल उसी की गलतफहमी की वजह से टूट गया, लेकिन वो डिसाइड कर चुका था कि वो मीरा और अनिरुद्ध के बीच नहीं आएगा। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, अंडरस्को कृष तुम यहाँ? कृष बोला, अंडरस्को नहीं बस ऐसे ही, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहा, अंडरस्को यार मेरे कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने थे, उसी सिलसिले में यहाँ आया था। कृष ने शिवांगी की तरफ इशारा किया, जैसे पूछना चाहता हो कि अंडरस्को क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है? अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कृषि को देखकर उम्मीद भरी नजरों के साथ कहा, अंडरस्को प्लीज किसी को बताना मत, खासकर आराध्या को, अभी वह छोटी है, समझ रहे हो ना? फिर कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध का ये कहना कि वो छोटी है कृष्ण को यकीन में बदलने के लिए काफी था। कृष्ण कुछ देर तक दूर से शिवांगी को देखता रहा और फिर अनिरुद्ध को देखकर बोला, अंडरस्को मैं बस जा रहा हूँ, तुम कर लो अपना काम। इतना कहकर कृष्ण वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने तो मीरा के साथ कितने ही सपने देख लिए थे। उसे नहीं पता था कि अनिरुद्ध और मीरा, जो कि एक गलतफहमी थी, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कृष अपने दिल को संभालते हुए जैसे तैसे रघुवंशी मैंशन वापस आ गया। पूरा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला और तभी युग ने उसके कमरे को खटखटाते हुए कहा, अंडरस्को जिंदा है कि मर गया?
कृष उदास मन से उठा, अपनी लाल लाल आंखों को कपड़े से साफ किया। उसे इस बात का भी दुख था कि उसने इतने कॉन्फिडेंस से सीनियर रघुवंशी के सामने कह तो दिया कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन अब किसको लेकर उनके सामने जाएगा। इतने में युग ने फिर से कृष के कमरे के दरवाजे को खटखटाया। इस बार कृष ने गेट खोल दिया। युग ने कृष की लाल आंखें देखकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ? मीरा ने प्रपोज रिजेक्ट कर दिया। कृष ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं यार, मैंने देर कर दी। मीरा और अनिरुद्ध एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनते ही युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग ने कृष का कॉलर पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींचता हुआ लेकर गया और उसके कॉलर को झंझोरते हुए बोला, अंडरस्को दिमाग खराब है तेरा? पता भी है क्या बोल रहा है? अभी रक्षाबंधन पर तो मीरा ने अनिरुद्ध को राखी बांधी है और तू कह रहा है कि उन दोनों का कुछ चल रहा है। पागल तो नहीं हो गया? अनिरुद्ध के साथ किसी और लड़की को तो नहीं देख लिया? कृष ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को वो सब मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैंने मीरा को अनिरुद्ध को किस करते हुए देखा। युग ने अपना सिर पकड़ लिया। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था। युग बोला, अंडरस्को तू पागल हो गया? सब जानते अनिरुद्ध कितना अच्छा है। वो जिस लड़की से राखी बंधवाएगा, जिसके सिर पर हाथ रखकर उसे बहन बोलेगा, उसे डेट थोड़ी करेगा। यार कुछ तो रिश्तों का लिहाज कर, हो ना हो तेरी गलत फहमी है। 499 आधा देवदास। कृष इतनी टेंशन में था कि उसने ये बात नोटिस ही नहीं कि रक्षाबंधन वाले दिन सरगम और मीरा ने भी अनिरुद्ध को राखी बांधी थी। कृष बोला, अंडरस्को भाई मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं भी अनिरुद्ध की दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि इस घर में हमेशा अनिरुद्ध की तारीफ ही सुनी है। लेकिन यकीन मान मैंने खुद दोनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा और मेरे सामने मीरा ने अनिरुद्ध के हथेली पर किस भी किया। युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को मैं तेरी बातों में नहीं आ सकता। तू झूठ बोल रहा है। अनिरुद्ध ऐसा लड़का नहीं है कि सबके सामने बहन बोलेगा और फिर उस लड़की के साथ डेट पर जाएगा। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं पता करके बताता हूँ कि तूने जो देखा है वो सच भी है या झूठ। हो ना हो वो लड़की कोई और होगी। तू जाकर मीरा को प्रपोज कर, वरना सच में सब मिलकर तेरी शादी बानी से करवा देंगे। कृष टूटे हुए दिल से बोला, अंडरस्को मैं कुछ नहीं करने वाला। जिसे जो करना है करने दो। ना तो मैं मीरा के सामने जाना चाहता हूँ और ना ही उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। कानों सुनी तो झूठ हो सकती है, लेकिन आंखों देखी कैसे झूठ होगी। मैं सच कह रहा हूँ, अनिरुद्ध मीरा को डेट कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से मीरा को अनिरुद्ध के हथेली पर किस करते हुए देखा। युग को गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर कृष को समझाते हुए दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को हथेली पर किस करने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना कहकर युग ने सबसे पहले कृष की हाथ को पकड़ा, उसकी बाजू ऊपर की और हथेली पर किस कर दिया। फिर थोड़ा सा ऊपर किस किया, फिर थोड़ा और ऊपर किस किया, फिर थोड़ा और ऊपर किस किया और फिर कृष के गाल पर किस कर लिया और बोला, अंडरस्को अब मैंने तेरे गाल पर किस किया तो क्या मैं और तू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? कृष अभी भी हैरानी से युग को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अंडरस्को तो तू क्या कहना चाहता है कि मैंने अनिरुद्ध के साथ जिस लड़की को देखा वो कोई और थी? युग खड़ा होकर बोला, अंडरस्को हाँ कोई और ही थी, क्योंकि जहां तक रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को जानती है वो उस टाइप का लड़का नहीं है। अच्छा ये बताओ वो कॉलेज क्यों गया था? कृष मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाने। युग ने पूछा, अंडरस्को तूने उस लड़की को पास से देखा था? कृष ने ना में ही गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अंडरस्को मैं सच कह रहा हूँ, वो मीरा ही थी, बिल्कुल मीरा जैसी लग रही थी। अब युग को गुस्सा आ गया। उसने अगले ही पल गुस्से में कृष के गालों को अपने एक हाथ में पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को वो मीरा जैसी थी कि मीरा थी? अब कृष थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना सिर खुजाकर कहा, अंडरस्को सच में यार मीरा जैसी ही लग रही थी। युग बोला, अंडरस्को देख मीरा से सीधा सीधा जाकर बात कर, वो तुझे सही सही जवाब दे देगी। वो तुझे बता देगी कि वो कॉलेज में किसके साथ थी।
इस बार कृष ने ताली बजाकर कहा, अंडस्को, क्या बात है, यहाँ मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। युग ने हैरानी से कृष को देखकर कहा, अंडस्को, अब इसमें मजाक वाली क्या बात है? जाकर सीधा सीधा पूछ लेना कि मीरा तुझे मुझमें इंटरेस्टेड है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देख, मेरा तो दिल कहता है कि अनिरुद्ध ऐसा लड़का नहीं है कि सबके सामने बहन बोलेगा और फिर उसे डेट पर लेकर जाएगा, और अगर उसके साथ मीरा थी भी तेरे देखने का नजरिया गलत है। कृष 6-7 घंटे से बहुत परेशान था। अब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद युग ठीक कह रहा है। हो सकता है उसने अनिरुद्ध के साथ मीरा को ना देखा हो, वो कोई और लड़की हो। कृष ने युग को देखकर कहा, अंडस्को, यार अब मैं वेट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे मीरा से बात करनी चाहिए। अगर उसकी 1% भी हाँ हुई तो मैं घर वालों को बता दूंगा कि मैं बस मीरा से शादी करना चाहता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अब उसके बाद घर वाले मुझे ताने मारे तो मारते रहे कि मैं उससे 8 साल बड़ा हूँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल तो मीरा पे आया ना। अब जाकर युग आराम से कृष के बाजू में बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडस्को, तुझे अकल तो आई, लेकिन थोड़ी देर से अब यहाँ मत बैठ जा, मीरा को अपने दिल की बात बता दे, इससे पहले कि सच में मीरा को कोई और डेट कर ले। कृष के चेहरे वाले मुस्कुराहट आ गई। वो खड़ा हुआ और मीरा के सामने गया। उसने सबसे पहले अपना हुलिया ठीक किया, क्योंकि वो 6 घंटे में आधा देवदास बन चुका था। कृष ने गहरी सांस ली, मुस्कुराकर युग को देखा। युग ने कृष की नजर उतारते हुए कहा, अंडस्को, दिल के मामलों में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। अब जाओ, मीरा से जाकर साफ साफ बोल दे। कृष ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाए और कमरे से चला गया और सीधा अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता हुआ मीरा के कमरे के बाहर गया। उसने बाहर से मीरा का गेट खटखटाकर कहा, अंडस्को, मीरा तुम अंदर हो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कृष ने एक बार फिर कान्हा का नाम मन ही मन लिया और फिर बोला, अंडस्को, मीरा तुम अंदर हो। लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार कृष ने गेट खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा कमरे में नहीं थी। कृष ने बाथरूम का गेट देखा, वो भी खुला हुआ था। कृष को लगा कि शायद मीरा सरगम या फिर हीर के कमरे में होगी। कृष सबसे पहले हीर के कमरे में गया। उसने देखा तो हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ कुछ फाइल चेक कर रहा था और हीर सुई धागे से शायद हर्षवर्धन की कमीज में बटन लगा रही थी। कृष अंदर आया। उसने हीर को देखकर बहुत धीरे से पूछा, ताकि उसके पापा ना सुन ले, अंडस्को, माँ आपकी बेटी कहाँ है? हीर ने एक नज़र कृष को देखकर कहा, अंडस्को, अपने कमरे में होगी या फिर सरगम के पास, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कृष ने हीर को चुप रहने का इशारा किया और आंखों आंखों में हर्षवर्धन की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को, धीरे बोलो, पापा सुन लेंगे। और तभी हर्षवर्धन ने पेज पलटते हुए कहा, अंडस्को, मैं कुछ नहीं सुन रहा, चाहो तो अपनी माँ से आराम से बात कर सकते हो। कृष ने कसकर आंखें बंद कर ली और चुपचाप उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा और तभी हर्षवर्धन ने अपना चश्मा उतार कर कहा, अंडस्को, क्या हुआ उस लड़की का? तुम तो उसे मिलवाने वाले थे ना? कृष ने पलटकर अपने पापा को देखा और बोला, अंडस्को, थोड़ा तो तसल्ली रखो, जब कहा है कमिटमेंट की है तो पूरी भी करूंगा। हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तेरी कमिटमेंट का वेट करूं। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। कृष ने अभी हर्षवर्धन से बहस करना ठीक नहीं समझा और हाँ में गर्दन हिलाकर तेज कदमों से वहां से चला गया। उसके जाते ही हीर बोली, अंडस्को, क्या बात हो रही थी बाप बेटे में? हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारा बेटा अब बानी से शादी नहीं करना चाहता और उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। इतना कहकर हर्षवर्धन अपने काम में फिर से लग गया, लेकिन हीर के दिमाग में बात घूमने लगी। उसने कई बार कृष और मीरा को साथ में हंसते, मुस्कुराते, शॉपिंग करते देखा था। कृष मीरा को छेड़ने में कसर नहीं करता था। जब देखो उसे सबके सामने छुटकी ये कर दो, छुटकी वो कर दो कहता रहता था।
कहीं ना कहीं हीर को लग रहा था कि कृष जो कह रहा है वो सच है। वो सच में मीरा को पसंद करने लगा है, लेकिन हीर के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं था। उसके बेटे ने कभी अपने दिल की बात उसे बताई नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही सोचकर हीर फिर से कमीज में बटन लगाने लगी। कृष ने पूरे घर में मीरा को ढूंढ लिया, लेकिन मीरा कहाँ कुछ भी अता पता नहीं था। अब कृष के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सरगम को कॉल किया। सरगम ने एक ही बार में फोन उठा लिया। कृष बोला, सरगम, मीरा तुम्हारे साथ है। सरगम बोली, नहीं तो मेरे साथ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ, घर में नहीं है? कृष बोला, नहीं, वो मुझे मिल नहीं रही, घर में ही होगी, मैं ढूंढ लूंगा, तुम कब आओगी? सरगम बोली, बस आधे घंटे में निकल जाऊंगी। कृष ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ डैनी वंदना को लेकर अपने फ्लैट में आ चुका था। वंदना किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार इसी बात पर था कि उसके बच्चे तो छोटे थे, अचानक से बड़े कैसे हो गए, और कहीं ना कहीं डैनी इस बात को समझ भी रहा था। डैनी ने वंदना को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्या सोच रही हो? वंदना ने पलटकर डैनी को देखा और बोली, मेढक के पापा, सच में हमारे बच्चे बड़े हो गए। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंदना बोली, तो फिर कहाँ है मेरी आराध्या और कहाँ है अनिरुद्ध? डैनी बोला, आराध्या की शादी तो तुमने अभिमान से कर दी, शिवाय के बेटे से। तुम्हें याद नहीं है, शिवाय और आर्या खुद हमारे घर आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर। वंदना को याद तो कुछ भी नहीं था, वो क्या बोलती, बस हैरानी से डैनी को देखने लगी। डैनी बोला, वंदना, अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लगता है उसका सीधा असर दिमाग पर हुआ है और तुम बातें भूलने लगी हो। वंदना को कुछ याद आया, जैसे उसकी टक्कर किसी ट्रक से हुई थी। अचानक से वंदना के शरीर में कपकपी छूट गई। डैनी ने वंदना को एक बार फिर अपनी बाहों में कसा और उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोला, बस वंदना, इतना मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने बच्चों से मिलना है ना, जल्दी मिलवा दूंगा, अपने आप को संभालो। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर डैनी की ओर देखकर बोली, लेकिन मेढक कहाँ है? शादी तो हमने आराध्या की है ना, या मेढक ने भी शादी कर ली? डैनी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेढक ने शादी नहीं की, कुछ दिनों में तुम्हें उससे भी मिलवा दूंगा। वो अपने ऑफिस के सिलसिले में फ्लैट में रहता है, वहीं से उसका ऑफिस पास पड़ता है। ये सुनकर वंदना के अंदर माँ ने प्रवेश कर लिया। उसने डैनी को हल्का सा दूर धकेला और किचन में काम करती हुई बोली, आजकल के बच्चे भी ना अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद ही नहीं करते। ऐसा कितना दूर है वो ऑफिस की उसे हमसे दूर रहना पड़ा। जब उसे पता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो कम से कम मुझसे मिलने तो आ सकता था। और डैनी ने वंदना के अंदर अपनी पहली वाली वंदना को महसूस किया। कहीं ना कहीं भावुक भी था और खुशी भी, कुछ भी था, लेकिन उसका टूटा टूटा परिवार अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। डैनी थोड़ा सा आगे आया, उसने गैस बंद की और अगले ही पल वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना आंखें फाड़े डैनी को ही देख रही थी। फिर उसने हल्के गुस्से में कहा, मेढक के पापा, जल्दी से छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? डैनी वंदना को कमरे में ले जाता हुआ बोला, इसे बदतमीजी नहीं कहते, प्यार कहते हैं। और तुम्हें बच्चों से इतनी शिकायत क्यों है? अच्छा है ना कि बच्चे यहाँ नहीं रहते, वरना मुझे और तुम्हें डिस्टर्ब करते। इतना कहकर वंदना को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आता हुआ बोला, वंदना, चलो ना एक बेबी प्लान करते हैं। ये सुनकर वंदना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने डैनी को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और बोली, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? बच्चे बड़े हो गए, आराध्या प्रेग्नेंट है और आप कह रहे हो कि एक और बच्चे की प्लानिंग करते हैं। डैनी बोला, तो क्या हुआ, मामा भांजे एक साथ पल जाएंगे। वंदना को हल्का सा गुस्सा आया। वो बेड से उठकर अपनी कमर में पल्लू टांग कर बोली, थोड़ी भी शर्म नहीं है मेढक के पापा? थोड़ी तो शर्म करो, कोई क्या कहेगा? डैनी ने वंदना को अपनी तरफ खींचा और वंदना सीधा डैनी के ऊपर जाकर गिरी। डैनी ने वंदना के बालों को उसके गाल से हटकर कान के पीछे किया और अगले ही पल वंदना के होठों को चूम लिया।
वंदना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। कितने सालों बाद डैनी का इंतजार खत्म हुआ था। वंदना को तो कुछ भी पता नहीं था कि डैनी पर क्या कुछ बीती, लेकिन वो भी इतने सालों के प्यार को महसूस कर रही थी। उसके लिए ये सब नया सा था। उसे भी लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों बाद उसने डैनी का साथ पाया हो। वो अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी, लेकिन डैनी उसे प्यार की दुनिया में ले गया, जहां वंदना को थोड़ा सा सुकून मिला और उसने बस अपने दिल की सुनी। 500 मेरी इतनी औकात नहीं। दूसरी तरफ देव ने गाड़ी सरगम के अनाथ आश्रम के बाहर रोकी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपनी सीट के बराबर में देखा, जहां उसने सरगम के लिए एक बड़ा सा बुके रखा हुआ था। देव पहली बार नर्वस हो रहा था। उसने ऐसे बुके ना जाने कितनी बार संजना को दिए थे, लेकिन उसे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई थी। लेकिन आज सरगम को बुके देने में उसकी हालत टाइट हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोला, अंडरस्कोप, देव क्या 18 साल के बच्चों की तरह डर रहा है? बीवी है तेरी, बीवी को ही दे रहा है ना। ज्यादा क्या करेगी? फूल उठाएगी, तेरे मुंह पर फेंक कर मारेगी, गुस्सा करेगी ना। और माँ ने कहा था ना कि गुस्सा करेगी तभी तो लड़ाई खत्म होगी। चलो जल्दी से उतरो और सरगम के लिए बुके लेकर चल। देव ने खुद को तैयार किया, गाड़ी से उतरा, बुके उठाया और अनाथ आश्रम के गेट के पास पहुंचा। उसने बेल बजाई तो राधा ने गेट खोला। राधा ने देव के हाथों में बुके देखे तो मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्कोप, सर सरगम के लिए लेकर आए हो। देव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने बस हमें गर्दन हिला दी। अगले ही पल राधा बोली, अंडरस्कोप, लेकिन वह तो अभी अभी चली गई। ये सुनकर देव का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। उसने टाइम देखा तो अभी 7 बजे बज रहे थे। देव बोला, अंडरस्कोप, इतनी जल्दी चली गई? राधा ने कहा, अंडरस्कोप, हाँ आज जल्दी चली गई। देव ने एक उदास भरी नजर से राधा को देखकर कहा, अंडरस्कोप, ठीक है, आप गेट बंद कर लीजिए और बच्चों का ध्यान रखिए। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी के पास आया। उसने गुस्से में फूल गाड़ी के बैक सीट पर पटके और ड्राइंग शीट पर बैठ गया और अगले ही पल गुस्से में ड्राइविंग करने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। वो जैसे ही उतरने को हुआ वैसे उसके दिल से आवाज आई, अंडरस्कोप, गुस्सा क्यों कर रहा है? तुझे तो उसे मनाना है ना। फूल उठा और बहुत प्यार से उसे दे, वो मान जाएगी। देव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। फिर से फूल उठाए और फूल को लेकर मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। देव ने देखा मेंशन के अंदर कोई नहीं था, सब अपने काम में बिजी थे। वो सीधा अपने कमरे में गया। उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई तो उसे सरगम कहीं नहीं मिली। देव ने वॉशरूम की ओर देखा जिसका गेट बंद था। देव ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम के गेट की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही देव अपने घुटनों बल बैठकर सामने वाले को फूल ऑफर किए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सामने सरगम ही खड़ी थी। उसने हैरानी से देव को देखा और फिर फूलों को, और उसे समझने देर नहीं लगी कि देव उसे मनाने आया है। लेकिन अब सरगम मानना नहीं चाहती थी। देव के कहे हुए कुछ शब्द उसे बहुत बुरी तरीके से चुभ गए थे। सरगम ने फूल ले लिए और बोली, अंडरस्कोप, थैंक यू सर। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं आई। देव ने भी बातों को ना खींचते हुए कहा, अंडरस्कोप, मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम गया था। सरगम बोली, अंडरस्कोप, सर मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद टाइम से आ जाया करूंगी। आपके पास इतना टाइम कहाँ है कि आप मेरी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ले। देव को हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन उसने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। वो सरगम से खुलकर बात करना चाहता था और सरगम हर बात को झटक देती थी। सरगम ने फूल टेबल पर रखे और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। सरगम हैरानी से देव को देखकर बोली, अंडरस्कोप, सर आपको कुछ चाहिए? देव इस बार दांत पिसता हुआ बोला, अंडरस्कोप, हाँ तुम चाहिए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सरगम ने अपने हाथ में झटका मारा और बहुत मासूमियत से और धीरे से बोली, अंडरस्कोप, सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे नाराज ही नहीं हूँ, तो आपको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
देव ने एक बार फिर गुस्से का घूंट पिया और सरगम को देखकर बोला, देखो सरगम, मैंने कल भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए ना जाने क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन अब माफी मांग रहा हूँ ना। मेरा संजना से ब्रेकअप भी हो गया, मुझे उसे अपनी जिंदगी में नहीं रखना, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सरगम ये सुनने के लिए बहुत तड़पती थी। उसने सोचा था कि कभी ना कभी तो देव उसे आकर ये बात बोलेगा, और आज जब देव उसे ये बात बोल रहा था तब उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी नुकीली चीज की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। सरगम बोली, सॉरी, आपका निजी मामला है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वो फिर से जाने लगी। देव ने एक बार फिर सरगम की बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सरगम, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, अब क्या मेरी जान ले लोगी? सरगम ने इस बार देव की आंखों में देखकर स्वाभिमान के साथ कहा, मेरी इतनी औकात नहीं। कहते हुए सरगम की आंखें हल्की सी भर आई। सरगम की भरी हुई आंखों को देखकर देव का गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने अगले ही पल सरगम के गाल पर हाथ लगाकर कहा, एक मौका दे दो, एक गलती माफ कर दो, हम अच्छे कपल की तरह रहेंगे। सरगम ने देव का हाथ अपने गाल से हटाकर कहा, सर, आप भूल गए, आपको याद दिला दूं, मैं आपकी पत्नी बनने नहीं आई, बस आपको सुलाने आई हूँ। जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे, और अगर आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे तो मैं खुद मांग लूंगी। इतना कहकर सरगम फिर से वहां से जाने लगी। देव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इतनी आदत नहीं थी कि वो सरगम के आगे पीछे घूमेगा। पीछे तो वो संजना के भी नहीं घूमता था, और यही रीजन था कि संजना और देव की बहुत जल्दी लड़ाई होती थी। सरगम कमरे से बाहर जाती उससे पहले ही देव ने कहा, तो ठीक है, मेरे खाना लेकर आओ, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे सुलाना है। सरगम ने पलट करना नम आंखों से देव को देखा और हाँ में गर्दन हिलाकर चली गई। उसके जाते ही देव ने गुस्से में टेबल पर लात मारी और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर एक गहरी सांस लेकर मिरर के सामने गया और बोला, देव, तूने कड़वे शब्द तो बहुत कहे हैं, इसे मनाना इतना आसान नहीं होगा। हो ना हो बहुत स्वाभिमानी है, तुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, लेकिन मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दूसरी तरफ कृष कब से अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ सरगम के आने का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही सरगम को किचन में जाते हुए देखा तो जल्दी से अपने कमरे में आया और युग को देखकर बोला, सरगम आ गई, जा पूछ मीरा कहाँ है। युग ने लापरवाही से कहा, खुद जाकर क्यों नहीं पूछता? होने वाली साली है तेरी, उससे क्या शर्माना। कृष ने अगले ही पल युग का गला पकड़ लिया और बोला, दिमाग खराब मत कर, प्लीज जाकर पूछ ले। मैं सीधा जाकर पूछूंगा तो उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आएंगे, और मैं नहीं चाहता मेरी इमेज सरगम के सामने खराब हो जाए। युग बोला, क्या बात है, तेरी इमेज खराब ना हो, मेरी हो जाए। कृष ने इस बार हाथ जोड़ लिए और मासूम सी शक्ल बनाकर युग को देखा। युग को अब कृष पर तरस आ गया। वो बैग से उठा और सीधा सीढ़ियों से होता हुआ किचन में गया। किचन में जाकर उसने सरगम को एक मुस्कान पास की और बोला, आज जल्दी आ गई। सरगम ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ, अब जल्दी आ जाया करूंगी, देव सर को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। युग ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे देव के बीच में कुछ हुआ है? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन युग समझ गया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ तो हुआ है, जो सरगम ऐसे बिहेव कर रही है। फिलहाल उसने मियाँ बीवी के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा और फिर घुमा फिरा कर बोला, मीरा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? सरगम बोली, अपने कमरे में होगी। युग ने किचन के बाहर देखा, जहां कृष दोनों की बातें सुन रहा था। कृष ने इशारों में युग को कुछ कहा और युग सरगम को देखकर बोला, नहीं, कमरे में तो नहीं है। अब सरगम ने हैरानी से युग को देखा और बोली, कमरे में ही होगी। इतना कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगी। तभी युग ने उसकी बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे इतना बड़ा मेंशन है, कहीं ना कहीं होगी,
तुम काम कर लो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सरगम ने हमें गर्दन हिलाई और फिर से काम करने लगी। युग किचन से निकलकर बाहर आया तो कृष बोला, अंडस्को, यार कहाँ चली गई वो? और तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। कृष ने देखा तो किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। कृष ने फोन कट कर दिया और युग को देखकर बोला, अंडस्को, यार कॉलेज से वापस नहीं आई क्या, चल कॉलेज जाकर देखते हैं। युग ने भी टेंशन में कहा, अंडस्को, हाँ यार अब तक तो आ जाती है। और तभी कृष ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए युग को देखा तो युग ने एक बार फिर कृष के सिर पर मारकर कहा, अंडस्को, अरे मैं कह रहा हूँ ना, उसका और अनिरुद्ध का कुछ नहीं है, कुछ तो भरोसा करो अनिरुद्ध का, कुछ तो सोच कि वो ऐसे ही रिश्तों को बेइज्जत नहीं करेगा। कृष को एक बार फिर तसल्ली हुई। दोनों ही बाहर जाने लगे और तभी कृष का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। कृष ने इस बार फोन उठाकर कहा, अंडस्को, अबे साले प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहा है? और तभी दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, अंडस्को, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कॉलेज में नहीं है, मैंने उसे किडनैप कर लिया। ये सुनते ही कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने मेंशन में आसपास नजर घुमाई तो उसके और युग के अलावा वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से बाहर आया और गुस्से में बोला, अंडस्को, क्या बकवास है? दूसरी तरफ से फिर से भारी सी आवाज आई, अंडस्को, बकवास नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। तुम्हें अगर मीरा जिंदा चाहिए और सही सलामत चाहिए तो बानी से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर कृष और ज्यादा हैरान हो गया और कृष के चेहरे के भाव बदलते हुए देखकर युग भी हैरान हो गया। कृष ने अगले ही पल फोन लाउड स्पीकर पर डाला और बोला, अंडस्को, ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? जानते भी हो किसे धमकी दे रहे हो? कृष्णा रघुवंशी नाम है मेरा, जानते हो किसका भाई हूँ? शिवाय रघुवंशी का। अगर उन्हें पता भी चल गया ना, पता तो छोड़ो, उन्हें भनक भी लग गई ना कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो जहाँ बैठे हो ना वहीं से उठा लेंगे और फिर तुम्हें दुनिया से उठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी तरफ शिवाय ने अपनी चेयर घुमाई। उसके सामने दिव्यांश बैठा था। शिवाय ने फिर से भारी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम अपने शिवाय भाई से कहो या दिव्यांश भाई से या बेशक अपने पापा से कहो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मीरा का मरा हुआ मुंह देखोगे। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अपने प्यार को मरा हुआ देखना है या बानी से शादी करके मीरा को जिंदगी देनी है। कृष का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब तक तो मजाक लग रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सच में मीरा किडनैप हो गई। वैसे भी उसने सुबह से मीरा को देखा नहीं था। शिवान ने फोन म्यूट पर डाला और दिव्यांश को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अंडस्को, ये मेरे नाम की धमकी मुझे ही दे रहा है। दिव्यांश को हल्की सी हंसी आ गई। इतने में शिवाय ने फिर कहा, अंडस्को, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फोन करूंगा, सोचकर बता देना कि तुम्हें मीरा की लाश चाहिए या उसकी जिंदगी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करते ही दिव्यांश बोला, अंडस्को, यार आधा हो जाएगा वो, क्यों उसके साथ मजाक कर रहा है? शिवाय ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, शेर का बच्चा है वो, जी जान लगा देगा मीरा को ढूंढने में, उसके बाद जाकर मेरी बात मानेगा। तू नहीं समझता दिव्यांश, चूहे को बिल से निकालने के लिए उसे पनीर का लालच तो देना पड़ेगा। आखिर पता तो चले कौन है जिसने बानी को हमारे घर में पेपर चुराने के लिए भेजा था। दिव्यांश बोला, अंडस्को, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब कृष को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में जितना भी रायता फैलाया है सब उसके शिवाय भाई ने फैलाया है, तब क्या करेगा? शिवाय बोला, अंडस्को, तू देखता जा, वो कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। शिवाय और दिव्यांश बात ही कर रहे थे कि वहां मीरा आई। मीरा ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, अंकल घर जाना है, सरगम दीदी इंतजार कर रही होगी।